वेलकम इन टुडेस लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफ्रैक्शन के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन मॉडल को डिस्कस किया था। आज कॉन्सेंट्रेट करते हैं डिफ्रैक्शन वाले मैकेनिज्म के ऊपर। डिफ्रैक्शन अलाउज रेडियो सिग्नल्स टू प्रोपोगेट अराउंड द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ बियॉन्ड द हॉरिजन एंड टू प्रोपोगेट बिहाइंड ऑब्स्ट्रक्शंस। तो डिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है जो अपने आप में ऑब्स्टेकल तो है आपके रेडियो वेव कम्युनिकेशन में, बट आप उसको यूज भी कर सकते हो जब आप कर्व्ड फेस में आपको अर्थ में जो है वो ट्रांसमिशन करना है, बियॉन्ड द हॉरिजन ट्रांसमिशन करना है और बिहाइंड द ऑब्स्ट्रक्शन ट्रांसमिशन करना है। तो डिफ्रैक्शन उस तरीके से भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। ठीक है, देखिए कोई चीज जैसे रिफ्लेक्शन है, डिफ्रैक्शन है और स्कैटरिंग है, ये अलग अलग मैकेनिज्म है वेव्स के। तो वेव्स कैन बी रिफ्लेक्टेड, कैन बी डिफ्लेक्टेड, कैन बी स्कैटर्ड। अब हमको ये देखना है कि इनकी वजह से किस तरीके के लॉसेस होते हैं और उस लॉसेस को आप कब रिकवर कर सकते हैं। अगर आपका फ्लैटर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडियम फ्लैटर है, तो आप क्या यूज कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि कर्व सरफेस है तो आप डिफ्रेक्शन को यूज कर सकते हैं और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपना मैकेनिज्म। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये डिस्कशन है। ऑल्दो द रिसीव्ड फील्ड स्ट्रेंथ decreases rapidly as a receiver moves deeper into the obstructed region, जिसको shadow region बोलते हैं, the diffraction field still exists and the often has sufficient strength to produce a useful signal. The phenomena of diffraction can be expressed by Huygens principle, which states that all points on a wavefront can be considered as a point sources for the production of secondary wavelets, and that these wavelets combine to produce a new wave front in the direction of propagation. Diffraction is caused by the propagation of secondary wavelets into a shadowed region. The field strength of a diffracted wave in the shadowed region is the vector sum of the electric field components of all the secondary wavelets in the space around the obstacle. ठीक है, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फ्रेस्नेल जोन ज्योमेट्री जो 3.7.1 की बात कर रहे थे, जो फ्रेस्नेल जोन की बात हो रही थी लास्ट क्लास में, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रेस्नेल जोन ज्योमेट्री क्या होती है। Consider a transmitter and receiver separated in space, in free space as shown in figure 3.10a. फिगर जो है वो फ्रेस्नेल जोन का फिगर जो है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा। फ्रेस्नेल जोन का फिगर 3.10a और 3.10b की हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वो फिगर है, ये है नाइफ एज डिफ्रेक्शन ज्योमेट्री। द पॉइंट T denotes the transmitter and R denotes the receiver with a knife edge obstruction blocking the line of sight path. तो भाई ये T ट्रांसमीटर है, ये R रिसीवर है, ये वही हाइट है इस T एंटीना की जो ट्रांसमीटर के साइड पे है, और ये R जो है वो हाइट है उसकी रिसीवर साइड की। अब देखिए ये कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है ना। और यहाँ से आप देखिए जो डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन की वजह से किस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम आएगी आपको। तो नाइफ एज इसलिए बनाया गया क्योंकि देखिए ये नाइफ के जैसा आपको दिख रहा है, दिस इज अ नाइफ फिगर, आप उसको अज्यूम कर सकते हैं। और नाइफ एज के अकॉर्डिंग जो है ये एंगल्स को कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका फिगर 10 पॉइंट सॉरी फिगर ए आपके 3.10 पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो है अगर ऊपर चले थोड़ा सा तो ये हो गया आपका फिगर 10 पॉइंट ए, और ये जो फिगर है वो है बी में है नाइफ एज डिफ्रेक्शन ज्योमेट्री व्हेन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर नॉट एट द सेम हाइट। अब देखिए हाइट चेंज हो गई, ऊपर वाले में सेम हाइट थी, अब हाइट चेंज हो गई, ये हाइट इस तरीके से हो गई, यहाँ पे हाइट HR की मतलब जो रिसीवर की हाइट है वो कम हो गई। ठीक है, नोट दैट अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल एंड H is less than D1 and D2, इसको हम लोग देखेंगे कैसे। and H and S dash are virtually identical and the geometry may be redrawn as shown in figure 3.10c. तो वर्चुअली आइडेंटिकल होंगे H और S डैश की वैल्यू हमको वर्चुअली आइडेंटिकल लेके चलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो H की वैल्यू है अल्फा बीटा इतना स्मॉल है कि H की वैल्यू को आप लेस देन ले रहे हैं D1 एंड D2 की वैल्यू से। तो D1 D2 मतलब ये डिस्टेंस, ये ट्रांसमीटर का डिस्टेंस इस नाइफ एज के से, और D2 ये रिसीवर का डिस्टेंस इस D2 से। तो जो हाइट है उसकी वैल्यू अगर आप इससे लेस लेके चलेंगे, जो कि होगी ही ऑब्वियसली, ठीक है,
हाइट तो हाइट एच एच और एच डैश मतलब ये हाइट की बात कर रहे हैं, जो ऊपर हाइट दिया हुआ है, ये जो ऊपर हाइट है, सॉरी, लेट मी कम टू दी फिगर, ये जो ऊपर हाइट है ये एच तो ऑब्वियसली कम होगा D1 D2 से, नीचे भी आप आ जाइए फिगर बी में, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो एच और एच डैश है वो ऑब्वियसली D1 D2 से लेस ही होने वाला है। तो उस केस में ये फिगर जो है हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये D1 D2 के अकॉर्डिंग इस फिगर को ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो क्या बोला गया है फिगर सी के बारे में कि दिस इज द इक्विवेलेंट नाइफ एज ज्योमेट्री वेयर द स्मॉलेस्ट हाइट in this case which is HR the subtracted from all other heights। तो HR की हाइट को यहाँ पे कम लिया गया है ना, रिसीवर एंटीना की हाइट को, तो HT माइनस HR करके एक रिजल्टेंट हाइट निकालने की कोशिश की गई और उसके हिसाब से एंगल्स का कैलकुलेशन किया गया। ठीक है, तो जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे इस केस में उसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं सीधे फिगर में चला गया था ताकि फिगर के रिस्पेक्ट में आप उन चीजों को समझ सकें। तो ये 10 फिगर हम 3.10 की बात कर रहे थे। लेट एन ऑब्स्ट्रक्टिंग स्क्रीन ऑफ इफेक्टिव हाइट h विद इनफाइनाइट विड्थ बी प्लेस्ड बिटवीन देम एट अ डिस्टेंस d1 फ्रॉम द ट्रांसमीटर and d2 from the receiver, जैसे हम लोगों ने देखा d1 d2। It is apparent that the wave propagating from the transmitter to the receiver via the top of the screen travels a longer distance than if a direct line of sight path existed. Assuming that h is less than d1 d2 and h is greater than lambda, then the difference between the direct path and the diffracted path called the excess path angle del and can be obtained from the geometry of figure 10.b। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें यह बताने की कोशिश की गई है अगर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन करते तो जो डिस्टेंस होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में वो कम होता, लेकिन क्योंकि अब डिफ्रैक्शन हो गया है तो डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई है। और ये अजम्पशन लेकर के कि जो हाइट है वो d1 d2 से कम होगा और लैम्डा की वैल्यू से ज्यादा होगा, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस वैल्यू को। डेल कैन बी कैलकुलेटेड, द डिफरेंस जो है वो पाथ लेंथ का कैन बी कैलकुलेटेड एज h स्क्वायर अपॉन 2 d1 प्लस d2 अपॉन d1 d2। द कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कैन बी गिवन बाय दिस 2 पाई डेल अपॉन लैम्डा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। when 10x equals to x, then alpha can be written as beta plus gamma from the figure 10c, जो हम लोगों ने उसमें देखा फिगर 10c से हम इस तरीके से अल्फा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और 3.54 और 3.55 लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर द रीडर, प्रूफ करने के लिए, हमको नहीं प्रूफ करना है उसको। और इक्वेशन 3.55 ऑफन नॉर्मलाइज यूजिंग द डायमेंशनलेस फ्रेस्नेल किरचॉफ डिफ्रेक्शन पैरामीटर v, और यहाँ से आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, देखिए फ्रेस्नेल जोन हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं ना, एग्जाम में आपको ये नहीं बोलेगा कि फ्रेस्नेल जोन एक्सप्लेन करो और ये सारे फिगर्स को बताओ, क्योंकि हमको डिफ्रैक्शन समझना है। डिफ्रैक्शन के कारण जो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम मॉडलिंग करेंगे उस डिफ्रैक्शन की, इसके सिर्फ हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्रेस्नेल जोन ज्योमेट्री के बारे में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया है। From the above equation, it is clear that the phase difference between the direct line of sight path and the diffracted path is a function of height and position of the obstruction। कितनी हाइट है और किस हाइट से वो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एज वेल एज द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर लोकेशन, ट्रांसमीटर और रिसीवर का क्या लोकेशन। In practical diffraction problems, it is advantageous to reduce all heights by a constant so that the geometry is simplified without changing the values of the angle। This procedure is shown in the figure 3.10c। ठीक है, जो इक्विवेलेंट फिगर बनाया गया है। The concept of diffraction loss as a function of the path difference around an obstruction is explained by Fresnel zones। ठीक, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं Fresnel zone को। And Fresnel zone represents successive regions where secondary waves have a path length from the transmitter to receiver which are n lambda by 2 greater than the total path length of the line of sight path। And figure 3.11 demonstrate a transparent plane located between a transmitter and receiver। The concentric circles on the plane represent the loci of the origins of secondary wavelets which propagate to the receiver, and that the total path length increases by lambda by 2 for successive circles। तो ये एक बार फिगर को देख लेते हैं हम लोग, कौन से फिगर की बात कर रहा है ये, फिगर नंबर 3.11 की बात कर रहा है। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल विच डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द सक्सेसिव फ्रेस्नेल जोन।
है ना। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से अभी हाइट के अकॉर्डिंग सर्कल की वैल्यू जो है चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा आपके डिफ्लेक्शन का, उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की हाइट को भी क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। तो वो फ्रेसनेल जोन के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा, ठीक है, उसी के बारे में बात की गई है। तो आगे चलते हैं। ये हम लोग देख चुके थे, एक पेज और आगे जाना है। अच्छा, सॉरी, ये यहाँ से। तो 3.11 में वो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की हाइट की बात की गई तो वही है। तो द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑन द प्लेन रिप्रेजेंट द लोकेशन, जैसा मैंने बताया, दी सर्कल्स आर कॉल्ड फ्रेसनेल जोन्स. The successive Fresnel zones have the effect of alternatively providing the constructive and destructive interference to the total received signal. The radius of the nth Fresnel zone circle is denoted by Rn and can be expressed in terms of n lambda d1 and d2, और इस तरीके से हम Rn को निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन करके आपको बताया गया है। d1 d2 अपॉन d1 प्लस d2 पिछले बार भी यूज किया था हमने, इसमें n लैम्डा ऐड हो गया। ये वैलिड तब है जब d1 d2 की वैल्यू ग्रेटर देन Rn हो। ये अप्रोक्सीमेशन, द एक्सेस टोटल पाथ लेंथ ट्रांसवर्स्ड बाय traversed by a ray passing through each circle is n lambda by 2, where n is an integer. Thus, the path traveling through the smallest circle corresponding to n equals to 1 in figure 3.11 will have an excess path angles of lambda by 2 as compared to the line of sight path, and circles corresponding to n equals to 2, 3, etc. And will have an excess path length lambda 3 lambda by 2, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसका रेडियस है या कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, वो डिपेंड करता है कि आपके प्लेन की लोकेशन कहाँ पे है, और फ्रेसनेल जोन भी उसके हिसाब से वेरी करेगा, ठीक है। तो 3.11 जो फिगर है विल हैव मैक्सिमम रेडी इफ द plane is midway between the transmitter and the receiver, and the radii becomes smaller when the plane is moved towards either transmitter or receiver. Obviously मिडिल में होगा तो जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो ज्यादा होगा, और अगर किसी एक की तरफ मूव करेगा तो रेडियस जो है कम होता जाएगा। This effect illustrates how the shadowing is sensitive to the frequency as well as the location of the obstruction with relation to the transmitter or receiver. Obviously, in mobile communication system, diffraction loss occurs from the blockage of secondary waves such that only a portion of the energy is diffracted around an obstacle. That is, an obstruction causes a blockage of energy from some of the Fresnel zones, thus allowing only some of the transmitted energy to reach to the receiver. Depending upon the geometry of the obstruction, the received energy will be a vector sum of energy contribution from all अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्रेसनेल जोन। सब ऑब्वियस सी बात है कि फ्रेसनेल जोन जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में अलग अलग फ्रेसनेल जोन हो सकते हैं। तो डिफ्रेक्शन के कारण कुछ फ्रेसनेल जोन से आपको जो है वेव जो है वो मिलेगी रिसीवर की साइड पे, कुछ फ्रेसनेल जोन से वेव्स नहीं मिलेगी रिसीवर की साइड पे। तो वो सारे वेव्स जो अनऑब्स्ट्रक्टेड हैं आपके पास से, उनका जो समेशन होगा वो आपका टोटल एनर्जी कंट्रीब्यूशन होगा, जिसको हम वेक्टर सम के थ्रू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और आप कैलकुलेट करेंगे फ्रेसनेल जोन्स को। As shown in figure 3.12, an obstacle may block the transmission path, and a family of episodes can be constructed from a transmitter and receiver by joining all the points for which the excess path delay is an integer multiple of half wavelengths. The ellipsoids represent Fresnel zones. Note that the Fresnel zones are elliptical in shape, and the transmitter and receiver antenna at their foci. In figure 3.12, different knife edge diffraction scenarios are shown. In general, if an obstruction does not block the volume contained within the first Fresnel zone, then the diffraction loss will be minimal, and diffraction effects may be neglected. In fact, a thumb rule is that for design of line of sight microwave links, that as long as 55% of the first Fresnel zone is kept clear, then further Fresnel zone clearances does not significantly alter the diffraction loss. ठीक है, तो 55% तक का अगर आपने फ्रेसनेल जोन में कंसिडर कर लिया अपने लाइन ऑफ साइट माइक्रोवेव लिंक के कम्युनिकेशन को, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो ठीक तरीके से एस्टेब्लिश हो गया। तो ये वो बात की जा रही है जो फिगर है 3.12 का, ठीक। इलस्ट्रेशन ऑफ फ्रेसनेल जोन्स फॉर डिफरेंट नाइफ एज डिफ्रैक्शन सिनेरियो, ठीक। फिर से ये जो माउस के कारण जो फिगर जो है उधर चला गया,
जरा इसको फिर से एक बार देख लेते हैं फिगर को, फिर मैं ये क्लास एंड करता हूँ। ये यहाँ से देखिए अलग अलग जोन, अब ये टी और आर आपको तो पता ही है, ट्रांसमीटर और रिसीवर, ये D1 D2 है, नाइफ एच की हाइट है, अल्फा एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो रही है, अल्फा एंड वी आर पॉजिटिव एंड बिकॉज एच इज पॉजिटिव। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पे दूसरा एक लेने की कोशिश की है, ये अल्फा एंड वी आर इक्वल टू जीरो बिकॉज एच इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हाइट जीरो हो गई, टी और आर की हाइट को जीरो कर दिया गया। ठीक है, तो एच यहाँ पे देखिए जो एच की हाइट थी, अब डिफ्रेक्शन अलग अलग कहना चाहिए अर्थ की कर्व से हो सकता है, डिपेंड करेगा वहां पे हाइट कितनी बन रही है। यहाँ पे हाइट जीरो बन रही है, यहाँ पे हाइट पॉजिटिव बन रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नीचे वाला फिगर चलते हैं, फिगर सी में, वहां देखते हैं यहाँ पे हाइट नेगेटिव बन रही है, नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, वो ऊपर की तरफ थी और बाद में बिल्कुल एक्सिस के पैरेलल थी, या एक्सिस से कोइंसाइड हो रही थी, यहाँ पे देखिए एक्सिस से हाइट नीचे आ रही है, तो ये नेगेटिव है अल्फा और वी की वैल्यू सिंस एच इज नेगेटिव। तो डिफरेंट नाइफ एजेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से कंसिडर करेंगे एंगल्स को और आपके फ्रेसनेल जोन के सिनेरियो को और डिफ्रेक्शन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा मॉडल सुटेबल होगा आपके डिफ्रेक्शन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।